ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। जी गुड इवनिंग मनीष, पुष्पेंद्र, नामिका, नीतीश, एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और हम इरिगेशन की जो हमारी सीरीज़ चला रहे थे, कंप्लीट एक सीरीज़ चला रहे थे आरएसएसबी के लिए। अब तो एक नया एग्ज़ाम आपका आ गया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए। बाकी के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे कोई और हो, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इंट्रोडक्शन की पार्ट हमने कर ली है पूरी तरीके से और अब हम बात करने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। वाटर रिक्वायरमेंट में भी कल हमने जो क्वेश्चन करे थे वो हमने सॉइल मॉइस्चर से कर लिए थे। आज हम बेसिकली वाटर रिक्वायरमेंट पे आएंगे। जी थैंक यू जी वर्मा जी, मीना चौधरी, उपेंद्र, शनि, राजन, मोनी, गुड इवनिंग। आप सभी हमारे फेवरेट है। चलिए, वॉइस इज़ वेरी स्लो, वॉइस ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा सा अपने उसका वॉइस बढ़ा लीजिए। बिल्कुल, मैं भी इंतजार कर रहा था कि जल्दी से शाम के 6 बजे और आप सबसे मुलाकात हो और बहुत सारी बातें हों, बहुत सारी चीज़ें सीखें। चलिए, विल बिगिन अप। कल हमने सॉइल मॉइस्चर किया था, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, काफ़ी कुछ अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो 1 घंटे का सेशन होता है इसमें चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो किसी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना है कि मैंने पढ़ रखा है या तो हमें जाने का कोई मतलब नहीं। नहीं सर, पढ़ रखा है तो भी सेशन में आइए, 1 घंटे में चीज़ें रिवाइज करिए, न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए, है ना। कोशिश करिए कि कितना बेहतर तरीके से, कितना फास्ट तरीके से आप कर पाते हैं। ठीक है, चलिए जो आगे मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक, क्योंकि कल हमने सॉइल मॉइस्चर कर लिया है तो आज जितने भी क्वेश्चन वो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से ही होंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आज से कंटिन्यू कर सकते हैं सनी, बिल्कुल आज से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों विद्यार्थियों के लिए, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग डन एंड द लास्ट वाटरिंग डन बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग। आप समझ रहे ना, मतलब आपने फसल लगाई, फसल लगाने से पहले, फसल लगाने के को जब पहला पानी दिया तब, और लास्ट वाटरिंग जब दी। सर बहुत ध्यान से समझिएगा। जी थैंक यू, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, आंसर बी आ रहा है। देखिए ए और बी में कंफ्यूजन है जी। फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग का जो आंसर होगा वो होगा बेस पीरियड। ठीक, तो ये बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाटरिंग पहली बार पानी देना से लेके, माय डियर, पहली बार पानी देने से लेके लास्ट बार जब पानी दे रहे हैं तो इसको हम कहते हैं बेस पीरियड। और क्रॉप लगाने से यानी कि फ्रॉम सोइंग ऑफ द क्रॉप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉप पीरियड। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि पहली बार कब पानी दिया और अंतिम बार जब पानी दिया तो क्या होगा। आपको मैं एक सिंपल सा आइडिया देता हूं, आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल शुरुआत ही यहीं से होती है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर, बिल्कुल हिंदी पे फोकस है। तो जो आधार अवधि है, फसल अवधि है, उन दोनों में अंतर है। जैसे आज आपने फसल लगाया तो पहला पानी दिया, मान लो आपने 10 सेंटीमीटर दिया, 0 दिन पर फसल लगाया। ठीक, फिर क्या हुआ, आपके 100 दिन हो गए और 100वें दिन आपने आखिरी पानी दिया। ठीक, कब, 100 डे पर। लेकिन आखिरी बार जब तुम पानी दोगे तो तुरंत तो फसल काट नहीं लोगे। जब तुम आखिरी बार पानी दोगे तो फसल को उस पानी का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत मेच्योर होने दोगे। तो तुमने फसल काटी कब, 120वें दिन काटी। कब काटी, 120वें दिन काटी। तो पहली फसल लगाई कब, 0 दिन पर। पहली बार पानी कब दिया, 0 दिन पर। आखिरी बार पानी कब दिया, 100वें दिन पर। लेकिन फसल काटी 100वें दिन नहीं है, फसल काटी है कब, 120वें दिन। तो अगर आपसे बेस पीरियड कहेगा, आधार अवधि की बात कहेगा, तो आधार अवधि इसकी 100 हो गई, क्योंकि पहली बार जब पानी दिया और आखिरी बार जब पानी दिया उसका अंतर। लेकिन अगर आपसे कहेगा क्रॉप पीरियड क्या है, तो फिर क्रॉप पीरियड आपका 120 दिन हो गया, कि जिस दिन फसल लगाई से लेकर जिस दिन फसल काट ली। समझ गए मेरी बात। तो दिस इज द थिंग हियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक और चीज, मान लो मैंने 5 बार पानी दिया होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई 0 दिन पे दिया होगा, फिर मैंने 10 डे पे दिया होगा, फिर मैंने 25 पे दिया होगा, और हो सकता है मैंने कब दिया हो, 60 डे पे दिया होगा। तो 10 पानी दिया 5 बार, तो डेल्टा कितना हुआ माय डियर, इसका जो डेल्टा हुआ वो हो गया कितना, 50 सेंटीमीटर। फिर से सुनना, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो आप देते हैं ड्यूरिंग द होल बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड में, वो कहलाता है क्या, डेल्टा। दैट इज बीइंग कॉल्ड एज डेल्टा। यानी कि फसल 0 दिन से 120 दिन तक खेतों में रही, क्रॉप पीरियड 120 था, लेकिन आखिरी बार पानी हमने 100वें दिन दिया,
तो बेस पीरियड हमारा 100 हुआ। इसमें टोटल पानी हमने दिया कितना, टोटल हमने पानी दिया 10 10 10 10 10, तो वो डेल्टा। चलिए इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये है 37वां क्वेश्चन। और कुछ लोग इस क्वेश्चन को जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इस 37वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत बेसिक सवाल है। क्या कह रहा है, इफ अ पैडी क्रॉप, एक पैडी क्रॉप है, रिक्वायर 12 सेंटीमीटर पानी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कितना पानी चाहिए, एक धान की फसल है, उस धान की फसल को 12 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है हर 10 दिन के औसत पर, हर 10 दिन के औसत पर, हर 10 दिन के औसत पर, हर 10 दिन के गैप पर 12 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। और 120 दिन का पूरा यहाँ कार्यक्रम है, 120 दिन का पूरा यहाँ कार्यक्रम है। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चलाएंगे। इसके बाद कंटिन्यूअसली हम हाइड्रोलॉजी लेके आएंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट। तो हम ये कंटिन्यूअस, ये सीरीज कंटिन्यूअस चलेगी चैनल पर, है ना, तो डोंट वरी विद दैट। तो सर कितने दिन, नंबर ऑफ वाटरिंग कितनी देनी है सर, 120 दिन में देनी है और 10 दिन के गैप में देनी है, तो 12 टाइम्स पानी देना है। कितनी बार पानी देना है, 12 बार पानी देना है। और एक बार कितना पानी देना है, एक बार पानी देना होता है 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर। तो टोटल पानी कितना हो गया, दैट इज बीइंग 144 सेंटीमीटर। समझ गए, हमने क्या कहा सर, 120 दिन तक फसल रहनी है और 10-10 दिन में पानी देना है, तो कितना होगा टोटल 10 जो है कितने दिन पे, तो 12 बार पानी देना होगा। और एक बार में कितना पानी देना होता है, 12 सेंटीमीटर, तो टोटल आपको 144 सेंटीमीटर का पानी देना होगा। डेल्टा वाले पे भी क्वेश्चंस कराएंगे शिवम एंड एवरीवन, ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटरिंग। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है द क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटरिंग, द क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटरिंग। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटरिंग ड्यूरिंग, कब चाहिए मैक्सिमम वाटरिंग, कब चाहिए, व्हेन डू वी नीड द मैक्सिमम वाटरिंग, हमको मैक्सिमम वाटरिंग कब चाहिए होती है, बताइए, व्हेन डू वी नीड मैक्सिमम वाटरिंग। बी, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप, कल पढ़ाया था, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप क्या होता है, वो होता है पैलियो इरिगेशन। क्या होता है, पैलियो इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन। तो ये क्या है आपका पहला, फसल बोने से पहले जो देते हैं आप, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैलियो इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन, ठीक। टोटल जो अब ये जो फर्स्ट वाटरिंग व्हेन द क्रॉप हैज ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर, जब क्रॉप बहुत छोटा है, फ्यू सेंट नहीं, ए इज रॉन्ग, क्रॉप जब बहुत छोटा है तो इस वक्त आपको देना होता है क्या, कोर वाटरिंग। इस वक्त आपको देना होता है क्या, कोर वाटरिंग। फिर से समझो, फसल 0 दिन एंड 0 डे में कितना है यहाँ पे 100 डे। टोटल पानी कितना दिया आपने, टोटल जो पानी दिया वो हो गया डेल्टा, मान लो 100 सेंटीमीटर पानी दिया। लेकिन शुरू में ही कुछ पानी देना होता है, कल याद करो कल की क्लास, शुरू में क्या होता है, जब क्रॉप बहुत छोटा होता है, इन बिगिनिंग, शुरू में, इसको याद रखिएगा, शुरू में इन बिगिनिंग जब क्रॉप या फसल बहुत छोटी होती है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, जल्दी जल्दी पानी चाहिए होता है। जब फसल बहुत छोटी होती है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, जल्दी जल्दी पानी चाहिए होता है, इसको कहते हैं कोर वाटरिंग। तो फसल लगाने से पहले जो पानी देते हैं उस पानी को कहा था हमने पैलियो या पलाव सिंचाई, पैलियो या पलाव सिंचाई। फसल लगाने के जस्ट बाद जो पौधा बहुत छोटा है तब जो पानी दे रहे हैं वो कहलाता है कोर डेप्थ, और जो टोटल पानी दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, डेल्टा। फिर से सुनिएगा, फसल लगाने से पहले जो पानी देते हैं उसको कहते हैं पैलियो इरिगेशन। फसल लगाने के बाद शुरुआत में जो पानी देते हैं जब पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसको कहते हैं कोर वाटरिंग। और जो टोटल पानी देते हैं उसको कहते हैं डेल्टा। जैसे टोटल डेल्टा कितना होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसका जो, एक सेकंड माय डियर, इसका जो आंसर हो जाएगा डेफिनेटली बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेल्टा की बात करूं आपसे, डेल्टा कितना होगा, तो डेल्टा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे शुगर केन है, राइस है, कॉटन है। जैसे शुगर केन का कितना है, शुगर केन यानी कि गन्ने का डेल्टा कितना, 120 सेंटीमीटर डेल्टा, ठीक। फिर उसके बाद राइस का डेल्टा कितना,
राइस का डेल्टा कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉटन का डेल्टा कितना, कॉटन का डेल्टा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हीट का डेल्टा कितना, व्हीट का डेल्टा माय डियर 40 सेंटीमीटर। ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक है। मेज का 22, फॉडर का 22.5, मेज का मान लो 25 सेंट, मेज यानी कि मक्का, मक्के का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉडर यानी कि चारा, चारे का कितना 22.5 सेंटीमीटर। सर ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए इन इट्स बेस पीरियड। जब तक वो खेतों में रहेगा उसको टोटल कितना पानी चाहिए? सर टोटल इतना पानी चाहिए होता है, जो डिपेंड करता है फसल पे। माय डियर सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल हम अगर हिंदी में बात करें तो टोटल किसी भी फसल को पुष्पेंद्र क्या होने के लिए, पूरी तरीके से ग्रो करने के लिए, या फिर पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए, पूरी तरीके से बड़ा होके पक के काटने तक में जो कुल पानी देते हो, मतलब फसल लगाई, फसल धीरे धीरे उग रही है, पक गई, पक के काट दिया, तो कुल पानी जो देते हो वो है डेल्टा। कुल पानी जो देते हो डेल्टा, आपने कुल पानी व्हीट के लिए दे दिया 40 सेंटीमीटर। लेकिन शुरुआत में व्हीट को कुछ पानी चाहिए होता है 13.5 सेंटीमीटर, ये कहलाएगा कोर। सुनिएगा हिंदी में भी वही कहते हैं, टोटल जो पानी है वो कहलाएगा डेल्टा। तो व्हीट का टोटल पानी है वो कितना है 40 है, लेकिन शुरुआत में कितना देना है व्हीट को शुरुआत में कितना देना है 13.5। सबका मैं आपको अलग अलग डेल्टा बता दे रहा हूं, राइस का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, यहां से भी याद रखिएगा। राइस के लिए जो कोर डेप्थ होती है, वैसे तो राइस का जो टोटल है वो कितना है 120, राइस का टोटल है 120, लेकिन इसमें से जो शुरू में आएगा बेटा, व्हीट का 13.5 जो आप पढ़े वो कोर है, ये टोटल है बेटा। यहां व्हीट का मैंने जो 40 लिखा है ये कोर नहीं लिखा है, ये मैंने टोटल लिखा है माय डियर, टोटल लिखा है। कोर तो 13.5 होगा ही, मतलब व्हीट को कितना चाहिए, पूरा 40 चाहिए, शुरू में कितना चाहिए 13.5 चाहिए, राइस को कितना चाहिए 120 चाहिए। शुरू में राइस का जो कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है 19 सेंटीमीटर। अच्छा शुगर केन है, शुगर केन को टोटल कितना चाहिए? सर शुगर केन को टोटल चाहिए था 120, शुरू में कितना चाहिए कोर में? सर कोर में शुगर केन को चाहिए 16.5, मतलब 120 में से 16.5 उसको शुरू में ही चाहिए। फिर मैंने बोला क्या, व्हीट क्या है, व्हीट जो है उसके लिए उसको टोटल कितना चाहिए 40, लेकिन शुरू में कितना चाहिए 13.5। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि डेल्टा जो होती है ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर होती है, और जो कोर होती है वो होती है शुरुआत में कितना देना है जब पौधा छोटा है, शुरुआत में जो है देना है जब पौधा छोटा है। समझ आ रहा है, अंतर समझ आ रहा कि नहीं, अंतर समझ आ रहा? तो 40 में से 13.5 शुरू में, 120 में से 19 शुरू में, शुगर केन के 120 में से 16.5 शुरू में, तो वो कोर है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट वाटरिंग, जब पौधा फ्यू सेंटीमीटर छोटा है उसको कहते हैं कोर वाटरिंग। पौधा लगाने से पहले ही पानी देना, पैलियो इरिगेशन, ये सब। और पीडीएफ को देखिएगा, पीडीएफ की अगर हम बात करें माय डियर, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप सभी को ये पीडीएफ सेव कर लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत सारी जानकारियां होंगी जो वो स्टूडेंट जो उत्कर्ष के बैचेस में है उनके पास तो चलो आपने कर रखा है कहीं ना कहीं से, लेकिन अगर नहीं कर रखा आपने तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पीडीएफ आप सेव करिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी। अगला क्वेश्चन, ड्यूटी क्या होती है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ड्यूटी क्या है? तो चलिए डेल्टा वगैरह तो हो गया, मैं ये मत करो, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, पहले वहां जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन से पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा 39। थैंक यू अनिल जी। 39 से जो पहले क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, फिर हम 39 पे जाएंगे। सर बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ड्यूटी पर बहुत सवाल आते हैं, ठीक। पहला 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द रिलेशन, सर क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ठीक है,
ये हो जाएगी कहीं ना कहीं ड्यूटी, डेल्टा तो हो नहीं सकता। हालांकि अब सर सुनो, ये क्या कह रहा है, ड्यूटी को कह रहा है, क्या कह रहा है, ड्यूटी को कह रहा है हेक्टेयर, हेक्टेयर यानी कि एरिया, और पूरे के पूरे बेस पीरियड में आपने पानी की क्या सप्लाई करी, यानी कि ड्यूटी एरिया बाय डिस्चार्ज का नाम ले रहा है। ठीक, अगर मैं डिस्चार्ज को 1 क्यूमेक कर दूं, मतलब ये जो डिस्चार्ज है इस डिस्चार्ज को 1 कर दूं, तो जो ड्यूटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हेक्टेयर ऑफ लैंड ही हो जाएगी। भाई मैंने कहा एरिया बाय डिस्चार्ज है ड्यूटी, हेक्टेयर बाय क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूमेक का मतलब है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर ड्यूटी को मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड कर दूं डिस्चार्ज को, तो ये क्या हो जाएगा, यही ड्यूटी हो जाएगी। तो माय डियर मेरा कहना आपसे क्या है कि इफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज सप्लाइड, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज सप्लाइड फॉर होल बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड के लिए, तो जो हेक्टेयर ऑफ लैंड जो इरिगेट हो सकता है, जितनी जमीन इरिगेट हो सकती है वही कहलाती है ड्यूटी। तो हेक्टेयर ऑफ लैंड विच कैन बी इरिगेटेड इज कॉल्ड एज ड्यूटी, वही कहलाती है ड्यूटी माय डियर, वही कहलाती है ड्यूटी। तो जितनी हेक्टेयर ऑफ लैंड आप इरिगेट कर सकते हो वही कहलाती है ड्यूटी। ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा है टोटल डेप्थ ऑफ पानी, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। डेल्टा क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू क्रॉप, क्रॉप को जो पूरा पानी दिया इन इट्स बेस पीरियड, उसके बेस पीरियड में जो टोटल पानी दिया वो कहलाएगा डेल्टा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, तो ड्यूटी जो है माय डियर, ड्यूटी जो है वो लार्जेस्ट कहां होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या पूछा था कि ड्यूटी लार्जेस्ट कहां होगी, ड्यूटी इज लार्जेस्ट एट वेयर, किस जगह पर ड्यूटी लार्जेस्ट है। ठीक है, किस जगह पर, एट विच प्लेस ड्यूटी इज लार्जेस्ट, एट विच प्लेस ड्यूटी इज लार्जेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 39, और कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया था उसका कि ड्यूटी जो है हमारी लार्जेस्ट है कहां पे, ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड। अब क्या होता है कि ड्यूटी जैसे जैसे आप, अब देखिए ड्यूटी का मतलब समझ गए, ड्यूटी का मतलब समझ गए, ड्यूटी जो है हमारी वो है एरिया बाय डिस्चार्ज, एरिया बाय डिस्चार्ज, यानी कि हेक्टेयर, एरिया है हेक्टेयर में, और डिस्चार्ज या निस्सरण जो है वो किस में है, क्यूमेक में है, क्यूमेक में है ना। क्यूमेक का मतलब है हेक्टेयर के साथ साथ हमने क्या रख दिया, मीटर क्यूब पर सेकंड रख दिया। अब सर ये मेन कैनाल क्या है, देखिए नहर है, ये नदी है, दिस इज नदी, दिस इज रिवर, रिवर से जैसे ही पानी चला, जैसे ही क्या चला, पानी चला, रिवर से जैसे ही पानी चला तो कुछ पानी लॉस हुआ, फिर मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर, और फिर यहां पर कहां आया, फील्ड पर आया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटी था क्या सर, सर एरिया बाय डिस्चार्ज, एरिया बाय डिस्चार्ज वाज द ड्यूटी। सर एरिया बाय डिस्चार्ज जो थी वो क्या थी, हमारी ड्यूटी थी, ड्यूटी था सर एरिया बाय डिस्चार्ज। जैसे जैसे इस नहर से पानी चला, नहर से पानी चला, ये क्या है हमारी मेन कैनाल, ये क्या है हमारी मेन कैनाल, ये हमारी क्या है ब्रांच कैनाल। ठीक, ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी, ये क्या है हमारा माइनर, और ये हमारा क्या है वाटर कोर्स, और ये क्या है हमारा फील्ड। मेन कैनाल से पानी ब्रांच कैनाल पे, ब्रांच कैनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, इस तरीके से। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नुकसान होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो क्यू की वैल्यू कम होगी, क्योंकि पानी सीपेज करेगा, रिसन होगा, लॉस होगा, तो क्यू की वैल्यू कम होगी, तो क्यू की वैल्यू कम होगी तो ड्यूटी बढ़ेगी। तो यहां पर जो ड्यूटी की वैल्यू है, अब सुनिएगा, अब मैं आपको इसको सेपरेट पेज पे बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डैम है, ठीक, ये आपकी मेन रिवर थी, मेन रिवर थी, और इस रिवर के बाद यहाँ पे क्या था, डैम था, डैम के बाद माय डियर यहाँ पर क्या आएगी, ब्रांच कैनाल, मेन कैनाल, मेन कैनाल में से निकली ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल में से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली,
मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में से वाटर कोर्स निकला और वाटर कोर्स से फील्ड पर आया। ठीक है, अब सर नाम ड्यूटीज के याद रखने पड़ेंगे आपको, यू हैव टू मेमोराइज द नेम। ठीक है, तो मेन कैनाल के, ये है मेन कैनाल, ये है मेन कैनाल में से क्या चला, ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल, ये जो चला हमारा क्या, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये चला हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये जो है हमारा, ये है वाटर कोर्स। पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डिस्चार्ज में हो रहा है लॉस, डिस्चार्ज में हो रहा है लॉस, इसलिए ड्यूटी हो रही है कम। सर ये तो आपने कौन सा नई चीज बता दी, ड्यूटी इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज हो रहा है कम तो ड्यूटी हो रही है ज्यादा। भाई साहब अब बात वो नहीं है, बात क्या है वो सुनो ध्यान से। यहां पर जो ड्यूटी होगी, एग्जाम में पूछेगा, मेन कैनाल है ये क्या है, मेन कैनाल, मेन कैनाल के हेड पर जो ड्यूटी होगी यहां पर, इसको कहेंगे ग्रॉस क्वांटिटी। सुनिएगा ध्यान से सर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल इज ग्रॉस क्वांटिटी। याद रखना पड़ेगा आपको, यू हैव टू मेमोराइज, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्वांटिटी। अच्छा जी, बिल्कुल, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल क्या होगी, ग्रॉस क्वांटिटी होगी। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए समझिए, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द ब्रांच कैनाल, इसको होगी लेटरल क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे, लेटरल क्वांटिटी। तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ द ब्रांच कैनाल इज कॉल्ड एज द लेटरल क्वांटिटी। जी हाँ, अच्छा जी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर एंड ड्यूटी ऑन द फील्ड इज कॉल्ड एज नेट क्वांटिटी। अब मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया, चार तरीके की ड्यूटी है भाई साहब यहां पर। ठीक, नेट क्वांटिटी, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, लेटरल क्वांटिटी, और लेटरल क्वांटिटी के अलावा जो है वो है ग्रॉस क्वांटिटी। ग्रॉस क्वांटिटी से ज्यादा नेट क्वांटिटी, लेटरल क्वांटिटी, लेटरल क्वांटिटी से ज्यादा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, और आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर से ज्यादा नेट क्वांटिटी। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ड्यूटी बढ़ रही है। तो अगर आपसे कोई बोले तो आप कहेंगे सर जो GQ है ग्रॉस क्वांटिटी, उससे ज्यादा है नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी से ज्यादा है क्या, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, और उससे भी ज्यादा है नेट क्वांटिटी। तो ड्यूटी मैक्सिमम कहां पर है, फील्ड पर है, जिसका नाम क्या है, नेट क्वांटिटी। तो फील्ड पर जो ड्यूटी है उसका जो नाम है वो है नेट क्वांटिटी। मेन कैनाल पर जो ड्यूटी है उसका नाम है ग्रॉस क्वांटिटी, और जो है कम। ड्यूटी सब जगह पे बराबर नहीं होती, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ड्यूटी घटती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ड्यूटी घटती है। ठीक, अगला स्टेटमेंट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन हियर। बेटा हिंदी में क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन तो अब मैं हर एक चीज दोनों लैंग्वेज में नहीं कर पाऊंगा पुष्पेंद्र, थोड़ा सा आप मैनेज करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे ना, ठीक है, आंसर करिए, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस ए। देखिए अलग अलग आंसर आने लगे, आप सभी के अलग अलग आंसर आने लगे। सर इसका करेक्ट आंसर है सी। हाँ, तो जिन स्टूडेंट्स के आंसर सी हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट। अब देखो सर मैंने आपको क्या बोला ना, अगर आप क्लास में रहेंगे तो सीखेंगे, क्लास में रहेंगे देन यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। अगर आपका ध्यान हो, मैंने क्या कहा, क्लास में आप आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पढ़ रखा है तो मुझे नहीं आना है क्लास में।
तो भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज तो कम नए क्वेश्चन है, कल तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। क्यों करेक्ट आंसर सी है? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है एरिया बाय डिस्चार्ज या फिर हेक्टेयर बाय क्यूमेक कह दो, या फिर हेक्टेयर बाय आप कह दो क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमने कहा था कि व्हेन जो डिस्चार्ज हमारा 1 क्यूमेक हो जाए तो हेक्टेयर ऑफ लैंड which can be irrigated is duty। अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, अगर हम डिस्चार्ज को 1 कर दें तो जितनी एरिया में हम इरिगेशन कर सकते हैं वही ड्यूटी है, वही ड्यूटी है। माय डियर एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी में क्या होगा? लॉस होगा, पानी का नुकसान होगा। और पानी का नुकसान होगा तो सर, अरे यार टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का नुकसान होगा, पानी का नुकसान होगा तो कम खेतों को कवर कर पाएंगे ना सर हम, तो ड्यूटी घट जाएगी। आप समझिएगा, ड्यूटी घट जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ने से पानी का कम नुकसान होगा, इसलिए लेस हेक्टेयर ऑफ लैंड कैन बी कंट्रोल्ड, इसलिए ड्यूटी घट जाएगी। फिर विंड स्पीड बढ़ेगा तो विंड स्पीड बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है। सुनना पड़ेगा। जब हवा चलती है तो वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। जब हवा चलती है तो वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो नुकसान ज्यादा होता है, और नुकसान ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो कम इरिगेट हो पाएगा, तो ड्यूटी फिर कम हो जाएगी। फिर सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो भी वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड कम इरिगेट हो पाएंगे, इसीलिए ड्यूटी घटेगी। हवा चलेगी तो भी इवेपोरेशन होगा, तो भी नुकसान ज्यादा होगा, तो भी कम खेतों की सिंचाई हो पाएगी, तो भी ड्यूटी घटेगी। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही बात है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अब सुनिएगा ध्यान से, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यानी कि जब वातावरण में नमी बहुत होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है? कम। इवेपोरेशन क्या हो जाता है? कम। और जब इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो मोर फील्ड कैन बी इरिगेटेड, इसीलिए ड्यूटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो माय डियर, ड्यूटी है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज रखें, ड्यूटी है कि यदि हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज रखें तो जितने हेक्टेयर खेतों की इरिगेशन कर दोगे वही ड्यूटी है, वही ड्यूटी है। तो भाई साहब, अगर टेम्परेचर चलेगा, हवा बहेगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कम खेतों की सिंचाई हो पाएगी, इसलिए ड्यूटी घट जाएगी, तो ड्यूटी घट जाएगी। लेकिन अगर वातावरण में नमी बहुत ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, पानी का नुकसान कम होगा, ज्यादा खेतों का इरिगेशन कर सकते हैं, इसलिए पानी की ड्यूटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? बारिश हो जाएगी तो तुम्हारा जो तुम अब ज्यादा खेतों को कवर कर पाओगे, तो तुम्हारी ड्यूटी फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, पानी का नुकसान, कहीं सीपेज हो रहा है तो फिर कम खेतों को कवर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो करेक्ट आंसर था सी। करेक्ट आंसर इसका क्या था? सी। अब सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर करिए। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, चाहे एग्जाम में टाइम फैक्टर से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे नॉमिनल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी वालों के लिए भी वही है, कैपेसिटी फैक्टर से, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट से। ठीक है, यहां से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक न एक क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ये जो 5 डेफिनेशन है, जिस स्टूडेंट को याद है उसके एक क्वेश्चन एग्जाम में बनने के पूरे चांस है। जी हाँ, आउटलेट 5 चीजें हैं, 5 स्टेटमेंट है माय डियर। पहला स्टेटमेंट टाइम फैक्टर, दूसरा नॉमिनल ड्यूटी, तीसरा कैपेसिटी फैक्टर, चौथा फुल सप्लाई कोएफिशिएंट, पांचवा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। इन पांचों को आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, क्योंकि इन पांचों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। इन पांचों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। देयर विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम माय डियर, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। क्या आंसर है इसका? बहुत बढ़िया। इट इज वेरी हैप्पी टू सी कि मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया, चाहे वो
लव कुमार गौतम हो, दीपक हैं, सोमोस गुप्ता, मीना, गणेश, देवेंद्र, यतेंद्र, अंकित, अनामिका, सभी का आंसर सही है। अमिका बिल्कुल सही। ये क्या है? कैपेसिटी फैक्टर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको। सर आपने हमें बताया, सर आपने हमें कहा, सुनिए ध्यान से, मजा आ जाएगा। आपने कहा सर ड्यूटी जो है वो है एरिया बाय डिस्चार्ज, यानी कि लैंड टू द, हमने कहा ठीक है सर। अगर यही डिस्चार्ज, सुनिएगा ध्यान से, अगर यही डिस्चार्ज में एवरेज रखूंगा तो क्या कहलाता है? नॉमिनल ड्यूटी। सुनिएगा ध्यान से, एरिया बाई क्या रखूंगा? अगर नहर का एवरेज डिस्चार्ज रखूंगा तो क्या कहलाएगा? नॉमिनल ड्यूटी। अगर यही डिस्चार्ज में क्या रखूंगा? मैक्सिमम रखूंगा नहर का, तो क्या कहलाएगा? ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, और जिसको आप कहते हैं फुल सप्लाई कॉफिशिएंट, इसे ही कहते हैं ड्यूटी ऑन कैपेसिटी। सुनिएगा ध्यान से, ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है सर एरिया बाय डिस्चार्ज। ड्यूटी क्या है? एरिया बाय डिस्चार्ज। अगर एरिया के साथ एवरेज डिस्चार्ज रखा तो नामिक ड्यूटी, नाम मात्र ड्यूटी। एरिया के साथ मैक्सिमम डिस्चार्ज रखा तो ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, जिसको आपने कहा था फुल सप्लाई कॉफिशिएंट। सेम नाम है दोनों का, सेम नाम है। और इसका जो रेशियो होगा, किसका रेशियो? कैपेसिटी फैक्टर जो होगा वो होगा नहर के एवरेज डिस्चार्ज से मैक्सिमम डिस्चार्ज का रेशियो। तो नहर का जो एवरेज डिस्चार्ज है और एवरेज डिस्चार्ज से जो मैक्सिमम डिस्चार्ज का रेशियो होगा वो कहलाएगा कैपेसिटी फैक्टर। अंतर समझ आया? नहर में कुछ एवरेज डिस्चार्ज होगी, कुछ मैक्सिमम डिस्चार्ज होगी। अगर एरिया के साथ एवरेज डिस्चार्ज लेंगे नॉमिनल ड्यूटी, एरिया के साथ मैक्सिमम डिस्चार्ज लेंगे ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, जिसको कहते हैं फुल सप्लाई कॉफिशिएंट, और एवरेज और मैक्सिमम डिस्चार्ज का जो रेशियो होगा कैपेसिटी फैक्टर होगा। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर मैंने बता दिया आपको। अगर आप थोड़ी देर से क्लास में हैं तो मैंने एक ये डायग्राम बनाया था और आपको आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बताया था। ये भी एक तरीके की ड्यूटी है एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स। इस जलमार्ग के शीर्ष पर जो ड्यूटी है वो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर है। तो ये एक दूसरी ड्यूटी हो गई। तो यहाँ पे 3 तरीके की ड्यूटी इस क्वेश्चन में आई, 3 तरीके की ड्यूटी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आई। आई वुड से वेयर इज दैट क्वेश्चन मैन? ठीक है, हम बात कर रहे थे। तो देयर इज 3। तो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर ये हो गई ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स। आया समझ में? अब सर एक क्वेश्चन आपके मन में और आ गया, क्या सर? व्हाट इज द टाइम फैक्टर? क्योंकि आपने हमें 4 चीजें बता दी। ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स हो गया आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स हो गया आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ठीक। ड्यूटी ऑन कैपेसिटी हो गई एरिया बाय मैक्सिमम डिस्चार्ज। नॉमिनल ड्यूटी क्या हो गई? एरिया बाय एवरेज डिस्चार्ज। टाइम फैक्टर, व्हाट इज द टाइम फैक्टर? व्हाट इज द टाइम फैक्टर? टाइम फैक्टर क्या है सर? इट इज द रेशियो ऑफ, टाइम फैक्टर भी बता देता हूं मैं। इट इज, सर ये एक क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे, वी आर कवरिंग 5 क्वेश्चंस। इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली ऑपरेटेड, जितने दिन कैनाल एक्चुअली ऑपरेट करी थी, नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली ऑपरेटेड टू द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। मतलब जितने दिन क्रॉप खेतों में रही। मतलब मान लो कि कोई फसल है वो खेतों में 100 दिन तक रहा, 100 दिन तक रहा, और नहर सिर्फ 80 दिन तक ही चली, तो कैपेसिटी टाइम फैक्टर कितना होगा? 0.8। फिर से सुनिएगा, नहर 80 दिन तक ही चली लेकिन क्रॉप खेतों में 100 दिन तक रहता है तो कैपेसिटी फैक्टर होगा 0.8। अगर कोई क्रॉप खेतों में 60 दिन रहता है और नहर चलती है 55 दिन तो कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा ये। अगर कोई क्रॉप 120 दिन खेतों में रहता है और एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ कैनाल वो है 100 तो टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर वो रेशियो है कि कितने दिन नहर चली डिवाइडेड बाय कितने दिन फसल खेतों में रही, कितने दिन फसल खेतों में रही। तो नंबर ऑफ हेक्टेयर ये बोल रहा है बेटा एट कैनाल कैपेसिटी। तो कैनाल कैपेसिटी का मतलब है क्यू मैक्स माय डियर, कैनाल कैपेसिटी का मतलब है क्यू मैक्स, इसीलिए ड्यूटी ऑन कैपेसिटी होगी, जिसको फुल सप्लाई कोएफिशिएंट जो है फुल सप्लाई कोएफिशिएंट भी कहते हैं, जिसको फुल सप्लाई कोएफिशिएंट भी कहते हैं। सो आंसर विल बी डी। एक दूसरे को देख के कॉपी पेस्ट कर दिए क्या तुम लोग? एक दूसरे को देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक। हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेबल पर क्यूमेक ऑफ द कैनाल
एट इट्स हेड, ठीक है, ओके। कैनाल कैपेसिटी, कैनाल कैपेसिटी को लेंगे तो दैट विल बी डी ना, ठीक। फुल सप्लाई कोएफिशिएंट इज ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, राइट, ठीक। पांचों चीज क्लियर हो गई, एवरीथिंग। नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका और है, उस क्वेश्चन को देखो, फिर हम ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड के सवाल करेंगे। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। चलिए वो अब आपको ये समझ में आ गई हैं सारी चीजें। नाउ दीज थिंग्स आर द, ओके, बिल्कुल बिल्कुल आंसर डी होगा माय डियर, आंसर विल बी डी, डोंट बी कंफ्यूज। हमने पूरा पांचों को एक्सप्लेन कर दिया यहां पे, ठीक है। आप एक दूसरे को देख के मत चलिए। चलिए इधर आइए, अब आपको मैं देता हूं एक बढ़िया सा सवाल। देखो जैसे एक क्वेश्चन यहां है, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, इस क्वेश्चन को करिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा, कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर तो यही तो समझाया। मीन सप्लाई क्या है, इधर देखिए, कैपेसिटी फैक्टर क्या है, आप कह रहे हैं कैपेसिटी फैक्टर रेशियो बिटवीन मीन सप्लाई टू फुल सप्लाई। तो मीन सप्लाई यानी एवरेज सप्लाई, फुल सप्लाई यानी मैक्सिमम सप्लाई। मीन सप्लाई यानी एवरेज सप्लाई, फुल सप्लाई यानी मैक्सिमम सप्लाई। तो मीन सप्लाई टू मैक्सिमम सप्लाई इज कैपेसिटी फैक्टर। एरिया कहां आ गया इसमें, कैपेसिटी फैक्टर में एरिया कहां आया, एरिया तो ड्यूटी में आएगा ना, एरिया तो ड्यूटी में आएगा, चाहे वो नॉमिनल ड्यूटी हो और चाहे ड्यूटी ऑन कैपेसिटी हो। तो सर ड्यूटी, तो एरिया के साथ अगर मैक्सिमम लिया तो ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, एरिया के साथ एवरेज लिया या मीन लिया तो नॉमिनल ड्यूटी। तो सर क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ हेक्टेयर यानी एरिया पर क्यूमेक, पर क्यूमेक लेकिन लेना है कैपेसिटी पर, कैपेसिटी पर, एवरेज नहीं, कैपेसिटी पर। तो कैपेसिटी पर लेके हो गया, है ना, करेक्ट। पूर्ण आपूर्ति गुणांक नोट्स में होगा, आप ध्यान से देखिए मीना चौधरी जी, हमने करवाया होगा नोट्स में। और कोई बात नहीं, अगर कोई एक आध चीज आपको क्वेश्चन के माध्यम से सीखने मिल रही है तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखिए, क्योंकि आप सभी को भी सूचित किया था हमने कि हमारे जो पेड बैच के विद्यार्थी हैं वो भी इसी यूट्यूब पे ही आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, दिस इज द रेशियो, ये है बेटा, बस पूर्ण आपूर्ति गुणांक ये है, एरिया टू मैक्सिमम डिस्चार्ज, बस याद रखिएगा। पूर्ण आपूर्ति गुणांक, धारिता पर ड्यूटी, इसको हिंदी में कहते हैं धारिता पर ड्यूटी। ड्यूटी ऑन कैपेसिटी का मतलब है धारिता पर ड्यूटी। तो धारिता पर ड्यूटी आपको कराया होगा, अगर आप ध्यान से देखिए, कॉपी में लिखवाया है, करेक्ट। आगे बढ़े, इज इट ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां पर किसी भी स्टूडेंट को, एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम? सही है, सही जा रहे हैं, समझ आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा। एक बार थम्स अप करिए आप सभी, एक बार थम्स अप करिएगा। बिल्कुल डीपीपी में था तो डीपीपी भी तो करनी पड़ती है। एक बार आप सारे स्टूडेंट थम्स अप करिएगा, ठीक है, सही है, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। चलिए लाइव कर देना भाई, लाइक कर देना, मतलब है ना, लाइक आप कर ही दोगे, इन सब चीजों के लिए आपको बोलना नहीं पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। अब सर ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए नया है, लेकिन टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का यूज आपको आना चाहिए। टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का आपको यूज आना चाहिए, समझना चाहिए कि टाइम फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर है क्या। वेरी गुड, चलिए सबको समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी फाइन। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 42। उसको आपको आंसर करना है कि फॉर कल्चरेबल कमांड एरिया, कल की क्लास में हमने कमांड एरिया पर बात करी थी, कल की जब हमारी क्लास हुई थी यूट्यूब वाली, यानी कि सेकंड सेशन में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़िए, कल के सेशन में हमने कमांड एरिया पे बात करी थी। तो कल्चरेबल कमांड एरिया है 1000 हेक्टेयर, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है 50%। तो भाई साहब मैं आपको वही तो समझा रहा हूं कि कल्चरेबल कमांड एरिया अगर 1000 हेक्टेयर है और अगर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% है, तो एक्चुअल में जो एरिया है वो 500 हेक्टेयर ही है। एक्चुअल में एरिया कितना है, 500 हेक्टेयर ही है, एक्चुअल में एरिया 500 हेक्टेयर ही है। आप पढ़ते हैं ड्यूटी इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। अगर आप पढ़ते हैं ड्यूटी इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। और यहां पर ड्यूटी दे दी कितनी, ड्यूटी दे दी 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ड्यूटी कितनी दे दी, 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। और एरिया कितना दे दिया, 500 हेक्टेयर, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है 50%, तो 1000 के 50% में ही होगा। तो ड्यूटी हो गई 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, एरिया हो गया 500 हेक्टेयर। अगर आपको डिस्चार्ज चाहिए, एरिया बाय ड्यूटी, यहां पर रखिएगा 500 हेक्टेयर और यहां पर होगा 500
सॉरी 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अब हेक्टेयर से हेक्टेयर कट जाएगा, क्यूमेक ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 क्यूमेक। क्या हो जाएगा? 1/4 क्यूमेक। तो डिस्चार्ज कितना हुआ? 1/4 क्यूमेक। लेकिन 1/4 आंसर नहीं होगा, 1/4 आंसर नहीं होगा। बी विल बी रॉन्ग। बी आंसर क्यों रॉन्ग होगा? डी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं। सुनिए ध्यान से, इसीलिए कह रहे हैं पहले क्वेश्चन बिल्कुल सी वाले क्वेश्चन सही हैं। गणेश शर्मा इज राइट। देखिए समझिए, हमने कहा टोटल जो कल्चरेबल कमांड एरिया है 1000 है, तो हमें उससे मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है हमारे सीजन में खेती कितने में हो रही। तो खेती 500 हेक्टेयर में हो रही है, और जो ड्यूटी हमारी है माय डियर वो 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक है, 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक है। ठीक, तो अगर ड्यूटी इज एरिया बाय डिस्चार्ज तो एरिया इक्वल टू ड्यूटी बाय डिस्चार्ज, है ना। अब यहां पे देखिएगा, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। तो एरिया 500 रखा, ड्यूटी 2000 रखा, आ गया आंसर 1/4। लेकिन कह रहा है सर 25% लॉस है। तो 25% लॉस है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी तो 75% ही है, तो 1/4 दोगे। आप समझो, आपको मैं प्रैक्टिकल मतलब समझा रहा हूं कि प्रैक्टिकली अगर नहर में 1/4 का पानी पहुंचाओगे तो उसमें से तो 25% लॉस हो जाएगा ना। तो क्या जरूरत खेतों की पूरी होगी? नहीं होगी। आप अगर खेतों को 1/4 का ही पानी दोगे तो उसमें से अगर 25% लॉस हो जाएगा तो जरूरत पूरी होगी? नहीं पूरी होगी। तो इसीलिए जो तो एफिशिएंसी लॉस क्योंकि हो गया कितना? 25%। तो एफिशिएंसी कितनी हमारी? 75%। तो अब मैं डिजाइन कितने पे करूंगा? डिजाइन में करूंगा 1/4 डिवाइडेड बाई 0.75, 75% पर। तो ये क्या हो जाता है? 4/3 हो जाता है। तो 1/4 0.75 हो जाएगा 4/3, तो आंसर हो जाएगा 1/3। सर आप समझो मेरी बात को, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका फॉर्मूले से डिस्चार्ज निकल कर आया 1/4, आपका फॉर्मूले से डिस्चार्ज निकल कर आ गया 1/4। लेकिन समस्या ये है कि 1/4 का पानी अगर मैंने एक्चुअली खेतों में दे दिया, अगर 1/4 का पानी मैंने एक्चुअली खेतों में दे दिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि 25% की तो हानि हो रही है। तो यानी कि 1/4 का मतलब है 0.25। तो सर खेतों की जरूरत पूरी हो ही नहीं पाएगी, तो मैं पहले से ही ज्यादा पानी दे दूं। ठीक है, तो पहले से मैंने कितना ज्यादा पानी दे दिया? 75% एफिशिएंसी। तो 1/3। आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, 200 रुपए की टिकट है। अब अगर घर वाले सिर्फ 200 रुपए ही दे देंगे तो रास्ते में खाओगे पियोगे क्या? तो घर वालों ने तुमको पहले से ही 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ताकि अगर तुम 50 रुपए का खाओ पियो भी तो फिर तो भी 200 रुपए की टिकट में तुम जयपुर स्टेशन पहुंच जाओ। तो पॉइंट ये है कि जब लॉस हो रहा होता है तो हमको एफिशिएंसी से डिवाइड करके थोड़ा ज्यादा पानी देना पड़ता है। तो ये आंसर समझ गए ना। तो दैट इज वाई। अब इस पे एक और वैरायटी क्वेश्चन की बनती है, वो मैं आपको दे रहा हूं। सर अच्छा सवाल है सर, करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि ऐसे सवालों हम दिमाग नहीं लगाएं और कंफर्ट जोन में करके सिलेक्शन तो नहीं होगा, अच्छे सवाल भी तो करने पड़ेंगे। और उसी से मिलता जुलता एक बहुत अच्छा बहुत फेमस सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को भी आंसर करिए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कहा है। आंसर दिस। बोलिए आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 43। वेरी गुड क्वेश्चन। प्री में आता है क्वेश्चन? जी बिल्कुल आता है, प्री में ही आते हैं सारे क्वेश्चन। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो फॉर्म भर गया है भाई साहब, आज से फॉर्म ओपन हुआ है। आप सभी को रेडी रहना है उसके लिए, उस एग्जाम के लिए। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एग्जाम। प्री में आता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है प्री में क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब सर आपको मैं इस क्वेश्चन का, देखिए कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर दे दिया, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पढ़ने का, हाँ एनएचपीसी में भी काम आएगा, एनएचपीसी में भी काम आएगा। सुनिए, पढ़ने का तभी मजा आता है जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। सर डिप्लोमा लेवल पर भी आते हैं बिल्कुल ये सारे सवाल। सुनिएगा, मेरा कहना है, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। डिफरेंट क्रॉप के लिए जो डिस्चार्ज चाहिए वो चाहिए 0.4 क्यूमेक। सुनिए ध्यान से, मजा आएगा।
है ना। डिस्चार्ज की जरूरत कितनी है, सुनिएगा ध्यान से, 0.4 क्यूमेक जरूरत है डिस्चार्ज की। कितनी जरूरत है, 0.4 क्यूमेक, 0.4 क्यूमेक की जरूरत है, यानी कि 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड की जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि कैपेसिटी फैक्टर और जो टाइम फैक्टर है वो दिया है 0.8, 0.5। अब एक बात बताओ, क्या अगर हम 0.4 का डिस्चार्ज दे देंगे तो क्या फसलों की जरूरत पूरी हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सर नहर का कैपेसिटी फैक्टर 0.8 है। नहर अपने कैपेसिटी फैक्टर पे चली नहीं रही है, नहर अपने कैपेसिटी फैक्टर पे अपने फुल लेवल पे चली नहीं रही है, कम लेवल पे चल रही है। प्लस नहर सिर्फ आधे दिन बहेगी, नहर सिर्फ आधे दिन बहेगी, तो कैसे हो सकता है जरूरत पूरा? तो फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। डिजाइन डिस्चार्ज में जो डिस्चार्ज आया है कैपेसिटी फैक्टर टाइम फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो डिस्चार्ज कितना है, 0.4, 0.4 में हियर इज द 0.8 इंटू पॉइंट यहाँ पे 5। ठीक, अब यहां पर जब तुम एक बार मुझे पढ़ने दीजिए क्वेश्चन, इफ द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट क्रॉप इज 0.4 ऑन द फील्ड एंड कैपेसिटी फैक्टर एंड टाइम फैक्टर आर दिस वन। बिल्कुल सही बात है, हो गया। एंड यहां से आपने डिवाइड कर दिया 0.8 से, तो आंसर आ गया कितना, 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक ही आंसर, 1 क्यूमेक ही आंसर। क्यों आंसर आया? तो सर आप समझो मेरी बात, मेरा कहने का आपसे मतलब ये है कि जरूरत तो हमें 0.4 की है, जरूरत तो हमें कितने की है, 0.4 की है इन द फील्ड। फील्ड पर जरूरत कितने की है, 0.4 की है। लेकिन समस्या ये है कि जो नहर है वो सिर्फ 50% टाइम ही बहेगी। टाइम फैक्टर का मतलब है कितने परसेंट टाइम पे नहर बहेगी, तो नहर सिर्फ 50% टाइम पे बहेगी और अपने 80% की ही कैपेसिटी पे बहेगी। तो भाई साहब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको नहर में डिस्चार्ज 1 क्यूमेक लेके चलना है। तो जब नहर में तुमने 1 क्यूमेक डिस्चार्ज कर दिया तो नहर सिर्फ 50% टाइम बहे और अपनी 80% की कैपेसिटी पे बहे तो भी कोई बात नहीं, 1 में से कट कुटा के पानी 0.4 तो नहरों नदी फसलों को मिल ही जाएगा। तो हमेशा टाइम फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर से डिवाइड देना है, या फिर जो एफिशिएंसी आ रही है उस एफिशिएंसी से डिवाइड देना है। ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के कराया, दोनों क्वेश्चन एक साथ। नहरों में जो भी डिस्चार्ज आ रहा हो, अगर कुछ लॉस आ रहा है तो उसको हटा के एफिशिएंसी से डिवाइड देना है, और अगर नहरों के लिए कुछ टाइम फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर दिया हो तो उससे भी डिवाइड करना है। दैट इज माय बेसिक आइडिया। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो खरीफ के लिए कितनी होती है, खरीफ क्रॉप के लिए जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो 0.9 से 0.95 होता है। मतलब खरीफ के सीजन में जो नहरें हैं वो बहुत टॉप पे बहती हैं, और जो रबी का सीजन है, रबी के सीजन में जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो 0.6 से 0.7 होता है। करेक्ट, समझ गए? तो ये भी एक डेटा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिमम कोर डेप्थ फॉर राइस, तुरंत बता देंगे। राइस के लिए कितना था, 19 सेंटीमीटर। व्हीट के लिए कितना था, 13.5। 16.5 किसके लिए, शुगर केन के लिए। बेटा ये कोर वाला है, याद करिए, टोटल डेल्टा नहीं है। दिस इज नॉट टोटल डेल्टा, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज फॉर द कोर पीरियड ओनली। याद रखिएगा, कोर पीरियड मतलब शुरुआत में। तो किसके लिए पूछा है, राइस के लिए। राइस के लिए कितना लेंगे, 19। व्हीट का पूछा होता तो 13.5, शुगर केन का पूछा होता तो 16.5। याद करिए, अभी मैंने आपको टोटल डेल्टा और कोर में अंतर समझाया था। हमने कहा था टोटल इतना चाहिए लेकिन शुरुआत में इतना चाहिए, टोटल इतना चाहिए लेकिन शुरुआत में कितना चाहिए, इतना चाहिए। अच्छा, ये कोर अवधि कितनी होती है? कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर कोर अवधि कितनी होती है, कोर पीरियड जो है वो हमारा कोर पीरियड कितना होता है, व्हाट इज द कोर पीरियड? तो देखिएगा, जो रबी क्रॉप है और खरीफ क्रॉप है, मतलब कब पौधे बहुत छोटे होते हैं, कब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो 2 से 4 वीक, 2 से 4 हफ्ते रबी क्रॉप के होते हैं, और खरीफ क्रॉप के जो होते हैं वो 3 से 8 हफ्ते होते हैं। जब पौधा बहुत छोटा होता है, जब हमें पौधे को बहुत ज़्यादा नाजुक तरीके से अच्छे गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पौधा बहुत छोटा होता है और पौधे को बिल्कुल नाजुक तरीके से गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर देने की ज़रूरत
पड़ती है। समझ गए? तो ये बात आपको समझ में आया। अभी ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड के क्वेश्चन नहीं करा रहा, इसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा, कल का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड का क्वेश्चन कराऊंगा। वेट फॉर टुमारो। आज हम बेसिक बातें कर रहे हैं, कल न्यूमेरिकल ही करेंगे। चलिए, नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन था ये 49 एरिया ऑन विच, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, 2 to 3 वीक, 2 to 4 वीक खरीफ के लिए, और 3 to जो है 8 या 4 to 8 या 3 to 5 इस तरीके रबी के लिए ज्यादा होता है। ठीक, कल हमने ये भी बताया था कि जो रबी के लिए जो है, रबी के लिए जो एरिया है वो ज्यादा होता है। अच्छा, जो क्रॉप रेशियो है वो खरीफ टू रबी होगा, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दैट इज राइट, दैट इज राइट, दैट इज राइट। क्रॉप रेशियो की जो बात आपने कल करी थी कि, तो वो एक्चुअली दोनों होता है। देखिए, खरीफ टू रबी भी होता है एंड रबी टू खरीफ भी होता है, खरीफ टू रबी भी होता है, रबी टू खरीफ भी होता है, लेकिन इन द मैक्सिमम थिंग्स, मैक्सिमम वो खरीफ टू रबी लेगा। तो खरीफ का जो एरिया होता है वो आधा होता है, और अगर रबी टू खरीफ होगा, रबी टू खरीफ होगा, तो देन दैट विल बी 2:1। तो ये किस सीजन में जो लगाते हैं, सो दैट इज द माय पॉइंट हियर। तो क्रॉप रेशियो का अगर इफ यू हैव टू चूज वन, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, खरीफ टू रबी चूज करिएगा, यू हैव टू चूज दिस। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी, सर ये किसने ए बता दिया, सर ये जिसने भी ए बताया है पूरी तरीके से गलत है, 49 का आंसर हो जाएगा डी। ए कैसे आंसर हो जाएगा, ए कैसे आंसर हो जाएगा? सर कल्चरेबल कमांड एरिया है किसी साल भर के लिए, वहां पर जो टोटल खेती होती है। ग्रॉस कमांड एरिया है टोटल एरिया, नन ऑफ, सर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है किसी सीजन के लिए। क्रॉप जो आप बोते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है। कल्चरेबल कमांड एरिया पे पूरी थोड़ी ना खेती होती है। ए कैसे होगा आंसर? सर कल्चरेबल कमांड एरिया पे पूरी खेती नहीं हो रही, क्या कर रहे हो तुम लोग? कल्चरेबल कमांड एरिया पर पूरी खेती नहीं होगी भाई, आप समझो। मैंने आपसे क्या कहा था, कंप्लीट एरिया जो होगा, सुनिए ध्यान से, कंप्लीट एरिया कल्टीवेबल प्लस नॉन कल्टीवेबल, उसको हमने कहा था ग्रॉस कमांड एरिया, कहा था। ठीक, हमने कहा था कल्टीवेबल और नॉन कल्टीवेबल दोनों जो एरिया होंगे वो कहलाएगा ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक, ग्रॉस कमांड एरिया में वो एरिया जहां खेती की जा सकती है वो कल्टीवेबल कमांड एरिया या कल्चरेबल कमांड एरिया, और उस कल्चरेबल कमांड एरिया को आप अपने सीजन में, रबी में या खरीफ में कितने में खेती कर रहे हैं, ठीक है, वो होगी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, वो होगी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, वो होगी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, वो होगी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक, वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो सर यहां पर पूछा है कि किसी सीजन में कितने में खेती कर रहे हैं, किसी विशेष मौसम में, तो सर विशेष मौसम की बात करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगी। कोई ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आप समझो, पूरा एरिया जो नहर के क्षेत्र में आता है वो ग्रॉस कमांड एरिया है, उसमें कल्टीवेबल प्लस नॉन कल्टीवेबल दोनों होता है। पूरा एरिया, एक नहर के कंप्लीट कमान क्षेत्र में जो आता है वो सकल कमान क्षेत्र कहते हैं, उसको सकल कमान क्षेत्र कहते हैं, सकल बुआई क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद ग्रॉस कमांड एरिया में वो एरिया है जहां पे सिर्फ खेती हो सकती है, तो सकल कृषि क्षेत्र है ग्रॉस कमांड एरिया। लेकिन जो सिंचाई की तीव्रता है, जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, वो तो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए है ना माय डियर, वो किसके लिए है? दैट इज फॉर वन पर्टिकुलर सीजन ना। तो जब सीजन की बात करेगा देन यू हैव टू गो फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर इन माय ओपिनियन दैट विल बी व्हाट? डी। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, श्योर? समझ आ गया ना? लॉजिक समझ आया क्या सबको? लॉजिक समझ आया? तो लॉजिक समझ आया, तो लॉजिक समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 अगर लॉजिक समझ गए हो, क्योंकि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, तो फिर एक क्वेश्चन नंबर 50 करिए। क्वेश्चन नंबर 50 करिए, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 50। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आगे के करा दिए हैं, हम नंबरिंग नहीं बदलेंगे, क्लास चलेगी अभी थोड़ी देर और चलेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? 2-3 सवाल और करते हैं, ठीक है? हम नंबरिंग नहीं बदलेंगे, वी विल नॉट चेंज नंबरिंग,
हमने जो एक बार पीडीएफ बना दी वो बना दी, आप डेली की क्लास देखना, अदरवाइज आप कहोगे कि सर कल की क्लास में आप आके 45 नंबर क्वेश्चन करा रहे हो। भाई कल की क्लास में कराएंगे 45 नंबर क्वेश्चन, हमारी मर्जी, हम तो उसी हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे ना जो क्वेश्चन आपको आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो आपको डेली क्लास में आना है, यू हैव टू बी डेली इन द क्लासरूम। 10 दिन आप मुझे दे दो इरिगेशन के लिए, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपका इरिगेशन फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, जितना भी डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी कल्चरेबल कमांड एरिया है 76% रिमेन्ड विदाउट वाटर इन खरीफ। खरीफ में कह रहा है कि 76% विदाउट वाटर है, तो खेती कितने में हुई? अब देखो कैसे गलतियां पकड़ में आएंगी तुम्हारी। 100 - 76, हाँ अब याद आ गया तुम लोगों को, अब तुरंत आ गए ए से सी पर। 76% विदाउट वाटर ड्यूरिंग खरीफ और 58% ऑफ सीसीए विदाउट वाटर ड्यूरिंग रबी। सर इसमें ये नहीं बोल रहा कितने में खेती करी है, ये कह रहा कितने में नहीं करी है। तो सर रबी में कितना हो गया आपका? रबी में हो गया 58%, तो 100 - 58, तो सर 100 - 76 हो गया 24, 100 - 58 हो गया 42, साल भर के लिए जोड़ लो 66 हो गया। तो जो स्टूडेंट अगर 76 प्लस यहां पर करेंगे 58, उनका आंसर आ जाएगा गलत। ये विदाउट वाटर कह रहा है। देखिए आपको ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी का सवाल है, ये क्वेश्चन एसएससी का है, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को, है ना, कह रहा है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, तो खेती करी कितनी? तो सीसीए के अगर 76% विदाउट वाटर रह गया तो 24 में खेती करी, 58% विदाउट वाटर रह गया तो 42 में खेती करी। तो क्वेश्चन 50 का जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी सी हियर। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन, ये 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए। कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन कैनाल इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय। अब सर इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आंसर करना है आपको। देखिए एक बात आप समझिएगा ध्यान से माय डियर, पानी किस में ज्यादा चाहिए होता है? खरीफ में पानी ज्यादा चाहिए होता है रबी फसलों से, ठीक। और जो डिस्चार्ज कोर पीरियड का लेंगे और डिस्चार्ज बेस पीरियड का लेंगे, कोर पीरियड का ज्यादा होता है। तो खरीफ फसलों की जो कोर डिमांड होती है वही डिमांड पर आप हमेशा नहरों का सप्लाई करते हैं, तो नहरों की डिजाइन करते हैं। नहीं समझ आया? समझ आएगा, धैर्य रखो, मुझे पता है आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो, यू नीड अ ब्रेक हियर, यू नीड टू एंड द सेशन, लेकिन समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि खरीफ की कोई फसल लगाएगा और रबी की कोई फसल लगाएगा, तो खरीफ की फसलों को जनरली ज्यादा पानी चाहिए। तो पहली बात, कोई भी नहर बनाई जाएगी किसी भी इलाके में, खरीफ की फसलों को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। तो रबी तो वैसे ही काट दो, क्योंकि खरीफ की फसलें ज्यादा पानी चाहिए होती हैं। दूसरा, खरीफ में भी ओवरऑल के समय आपको पता ना, शुरू में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, शुरू में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो शुरू में जो है, पहली बात तो हमें समझ में आया कि खरीफ को ज्यादा पानी चाहिए रबी से, इसलिए हमने खरीफ को ध्यान में रख के सिंचाई करी, ठीक है, नहर बनाई। खरीफ में भी ओवरऑल ड्यूरेशन में देखोगे तो पानी क्या चाहिए? कम चाहिए। शुरुआत में उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए कोर पीरियड में, तो कोर के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट डिजाइन करोगे। इसीलिए खरीफ तो लेना है, लेकिन खरीफ की लेनी है, कोर डिमांड लेनी है, एवरेज डिमांड नहीं लेनी है, क्योंकि शुरुआत में जो है पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो 51 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात करेंगे तो कैपेसिटी फैक्टर के बारे में अब आपको मैं बता चुका हूं। देखिए, द रेशियो ऑफ खरीफ सीजन टू रबी सीजन का जो एरिया है, ये हो गया आपका क्रॉप रेशियो। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्रॉप रेशियो, ठीक। जनरली कितना होता है? 1:2, ठीक है। मीन सप्लाई टू डिजाइन कैपेसिटी ऑफ कैनाल, ये क्या हो गया? कैपेसिटी फैक्टर। देखो सारी चीजें लिखी हुई भाई साहब, सारी चीजें। मीन सप्लाई यानी कि एवरेज सप्लाई, ठीक है। डिजाइन कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी फैक्टर। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन टू नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, याद करो, टाइम फैक्टर। गला दुखने लगा तुम्हें पढ़ा के, पानी भी नहीं पिया मैंने एक बार, लेकिन आंसर देने में कंजूसी कर रहे हो, ठीक, आंसर देने में कंजूसी कर रहे हो। फिर द ड्यूटी बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज कैनाल हेडवर्क, सर यहां पर हेड पर क्या है? आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आई बात समझ, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, याद आया? एट द हेड ऑफ द कैनाल, एट द हेड, नहीं माय डियर सुन लो, 2:1 होता अगर रबी टू खरीफ लिखते गुप्ता जी,
अगर रबी टू खरीफ लिखते तब 2:1 होता, अगर खरीफ टू रबी लिखेंगे तो 1:2 होगा। मर्जी तुम्हारी, ठीक, मर्जी तुम्हारी। खरीफ टू रबी लिखेंगे तो 1:2 होगा, रबी टू खरीफ लिखेंगे तो 2:1 होगा, ठीक। तो यहां पर खरीफ टू रबी है इसलिए 1:2 लिखा। पूरा नहरों का मैक्सिमम डिस्चार्ज से एवरेज डिस्चार्ज कैपेसिटी फैक्टर, कितने दिन नहर बही टू द कितने दिन पानी चाहिए था, टाइम फैक्टर। आउटलेट पर, हेड ऑफ द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आई बात समझ, रट लो, इतना चिल्ला के मैं आपको समझा रहा हूं जस्ट बिकॉज की क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और अगला क्वेश्चन है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क दे दूं, लेट हो गए, अदर क्लास भी था, कोई बात नहीं, कल एकदम टाइम पर आ जाना 6 बजे। एंड बेहतरीन आज न्यूमेरिकल कम हुए हैं, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड और रिक्वायरमेंट सबके न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। आज तो थ्योरी पे बात ज्यादा हुई है, न्यूमेरिकल तो हुए ही कहाँ आज, न्यूमेरिकल तो आज हुए ही नहीं, थ्योरी पे बात आज ज्यादा हुई है। तो हम वहां से कल हम चीजों को लेके चलेंगे। 45, 46, 47 करेंगे, कल करेंगे। 45, 46, 47 जानबूझ के छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू इट डिजाइन वैल्यू, मैक्सिमम बोला डिजाइन वैल्यू, तो ये कैपेसिटी फैक्टर। डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द डिस्चार्ज इन द पेरेंट चैनल नहीं, ड्यूटी पासिंग थ्रू द आउटलेट। याद आ गया क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स या फिर ड्यूटी एट हेडवर्क्स, ड्यूटी एट हेडवर्क्स। तो जो 45, 46, 47 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हम करेंगे कब, कल करेंगे। तो आउटलेट पर जो ड्यूटी होगी एंड दैट विल बी द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इन बिटवीन जानबूझ के छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब इतनी ईमानदारी के साथ क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब अभी दिल खुश हो गया, इमोशनल हो जाऊंगा थोड़ी देर अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे तो। यहाँ देखिए, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड के फॉर्मूले पर है। वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन हम कल से करेंगे। आज हमने थ्योरी वाला पार्ट पूरा आपका कवर कर दिया। 45, 46, 47 क्वेश्चन भी कल करेंगे और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल कल के लिए आपका वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल। कल आपको अलग ही मजा आने वाला है। तो ये सारी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक। तो चलिए, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही है। बहुत आपने पसंद किया, 13 क्वेश्चन आपने सही किए, आई एम वेरी हैप्पी नवीन। और आप सभी ने मैक्सिमम अच्छे आंसर किए हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है और जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें वो रिवाइज हो गई हैं। तो कल एट द सेम टाइम वी विल मीट अगेन। और अभी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप के क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल कल होंगे, इसलिए कल कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और बिल्कुल ऊर्जा, उत्साह और एक सकारात्मक सोच के साथ कल क्लास में आइएगा। फिर से माहौल बनाएंगे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।